नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी का दौरा किया है, इस पर करेंगे एक बड़ी चर्चा। लेकिन शुरुआत एक अहम खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, 2023 के अंत तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे, ये चंपत राय ने बयान दिया है। 2023 में मंदिर में रामलला की स्थापना हो जाएगी। 2025 तक पूरे 70 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला, ध्यान रखिएगा। राजनीति के लिहाज से, श्रद्धा के लिहाज से, आस्था के लिहाज से राम मंदिर का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 में है चुनाव, 2023 तक रामलला की स्थापना हो जाएगी, ये कहा जा रहा है चंपत राय की तरफ से। अबुल बशीर हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं इसी खबर पर। अबुल का हम सीधा रुख कर लेते हैं। अबुल, क्या हुआ है फैसला, क्या दिया गया है बयान और उसके मायने क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि आज 2 दिवसीय बैठक का समापन था। ये बैठक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की और साथ ही मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा की अगुवाई में थी, जिसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी थे। और न सिर्फ ये चंपत राय का बयान है, बल्कि ये बैठक के बाद का दिया हुआ बयान है, जिसमें बैठक में टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर्स थे, LNT के इंजीनियर्स थे, यानी जो कार्यदायी संस्था है, इन लोगों से बातचीत हुई। IIT के इंजीनियर्स, इन लोगों से बातचीत हुई। 2 दिन तक इस बैठक में बहुत बारीकी से उन सारी चीज़ों पे चर्चा हुई कि मंदिर का निर्माण कब तक हो सकता है, कब तक क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कितने लाख घन फुट पत्थर की अभी ज़रूरत है और क्या क्या सारी चीज़ें हैं, मौसम अगर साथ देता है तो, नहीं देता है तो, इन सारी चीज़ों पर बातचीत तय हुई। उसके बाद ये निकल कर तय हुआ कि 2023 के अंत तक भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालु दर्शन पा सकेंगे। यानी गर्भगृह जो बना हुआ है, जो बनने जा रहा है, उस गर्भगृह में भगवान श्री राम को विराजमान कर दिया जाएगा और उसके बाद वहां पर भगवान श्री राम के दर्शन के लिए देश के करोड़ों राम भक्तों को आमंत्रित कर दिया जाएगा और वो लोग आके यहाँ दर्शन पा सकेंगे। हालांकि अभी की व्यवस्था में अस्थायी मंदिर में लोग दर्शन पा रहे हैं, लेकिन जो यानी कि आप ये बता रहे हैं अबुल, आप ये बता रहे हैं अबुल कि न सिर्फ ये ऐलान किया गया है कि 2023 के अंत तक श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे, बल्कि एक कार्य योजना भी बना ली गई है जिसमें तमाम इंजीनियर्स, अधिकारी जो मौजूद रहेंगे, जिनके ऊपर जिम्मा होगा, उनसे भी बातचीत की गई है। अब जरा सियासी मायने पर भी हम आते हैं, क्योंकि चर्चा की शुरुआत करें, बड़े मसले पर बात करें, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो फैसला हुआ है, ये जो घोषणा हुई है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, इसके सियासी मायने क्या हैं? अयोध्या में चूंकि आप मौजूद हैं और वहां की नब्ज को पहचानते हैं, 2023 तक राम मंदिर के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। इससे क्या उनमें एक नई उमंग, एक नया उत्साह पैदा हो रहा है वहां के लोगों में? निश्चित तौर पर ना सिर्फ अयोध्या बल्कि देश भर में ये उत्साह पैदा होगा। और 2024 में चुनाव है, जिसमें लोकसभा का चुनाव होना है और ऐसे में उससे पहले ट्रस्ट चाहता है और साथ ही विश्व हिंदू परिषद चाहता है और संघ भी चाहता है कि ये अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाए। हालांकि जो 70 एकड़ की पूरी बात आ रही है, उसके लिए 2025 समय सीमा तय की गई है, लेकिन जो दर्शन पाने के लिए गर्भगृह का निर्माण होना है वो 2024 से पहले यानी 2023 के अंत तक है। और एक खास बात, एक बात और भी कही गई कि 2022 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों आए थे 5 अगस्त को, ठीक उसी दिन 1 साल के बाद जब 5 अगस्त को जो आने वाला है 5 अगस्त, उसमें मीडिया के लिए ये सहूलियत दी जाएगी कि उन्हें, उन लोगों को जो निर्माण चल रहा है उसकी फोटोग्राफी, उसकी अनुमति दी जाए। बहुत शुक्रिया आपका अबुल इस जानकारी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो बयान है जो चंपत राय की तरफ से दिया गया है और उसी के इर्द गिर्द हम आपको जानकारी दे रहे थे कि क्या कार्य योजना है राम मंदिर ट्रस्ट की। आप सुन लीजिए जरा चंपत राय का बयान। श्रद्धालुओं को भगवान के दर्शन 2023 समाप्त होने के पहले करा दें, शुरू कर देंगे। जन्म स्थान जहां गर्भगृह बनने वाला है वहां भगवान की स्थापना और श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे।
सारा परिसर सभी प्रकार से ऐसा बनाया जाएगा कि वो इको फ्रेंडली हो। तो ये हमने आपको चंपत राय का बयान सुनवाया, लेकिन और भी कई मसले हैं जो कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर, न सिर्फ 2022 के मद्देनजर बल्कि 2024 के मद्देनजर बहुत मायने रखते हैं। और उनमें से एक है आज का दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के वाराणसी दौरे पर थे। पीएम मोदी ने आज काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। मोदी ने काशी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इसके बाद पीएम ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। ये कन्वेंशन सेंटर भारत और जापान की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। मौका काशी को सौगात देने का था, लेकिन पीएम के इस दौरे को साल 2022 में होने वाले यूपी चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने आज काशी की जमीन से पूर्वांचल का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि काशी पूर्वांचल का मेडिकल हब बनने जा रहा है। इसके अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी चुनाव से पहले अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको अलग अलग पार्टियों की तैयारी दिखा रहे हैं। ओवैसी ने आज संभल और मुरादाबाद का दौरा किया है। अपने इस दौरे के दौरान ओवैसी ने कोरोना, जनसंख्या कानून और कानून व्यवस्था को लेकर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी पर हमला बोला है। यूपी चुनाव के मैदान में अब कांग्रेस भी बिगुल फूंकने जा रही है। कल से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मिशन 2022 का आगाज करेंगी। प्रियंका 4 दिन तक यूपी में डेरा डालेंगी और चुनावी रणनीति पर भी चर्चा करेंगी। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस दफ्तर में भी तैयारियां तेज हैं। काशी में पीएम मोदी ने आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून और कोरोना से लड़ाई को लेकर सीएम योगी की खूब पीठ थपथपाई। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद यूपी में माफिया राज और आतंकवाद पर लगाम लग गए हैं। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, आज यूपी में कानून का राज है। माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। पीएम मोदी ने कोरोना पर योगी की तारीफ की तो ओवैसी ने पलटवार किया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पीएम मोदी ने उन लोगों के परिवार वालों के जख्मों पर नमक छिड़का है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनों को खोया। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा है कि यूपी में रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल ऑफ गन की गवर्नेंस चल रही है। तो उसकी बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए। आदित्यनाथ की सरकार की गवर्नेंस की नाकामी, कोविड में उत्तर प्रदेश की जनता को यतीम और यसीर बनाकर छोड़ देना और इस बात का उनको एहसास दिला देना कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी है और मिसगवर्नेंस इतना है कि जेल में जाकर किसी की हत्या की जाती है। मिसगवर्नेंस इतना है
कि रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल बाय गन का गवर्नेंस यहां पर चला है। लाखों करोड़ों की तादाद में उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार हो चुका है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं उन मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। जयराम विप्लव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, सपा प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। आसिफ सोहेल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और संजीव सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। शुरुआत में जयराम विप्लव जी आपके साथ ही करना चाहती हूं, क्योंकि एक तरीके से आधिकारिक तौर पर यूपी में चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है आज बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि संदेश क्या था? क्या संदेश पूरे पूर्वांचल को था काशी के जरिए अगले 2022 के चुनाव के मद्देनजर, या फिर संदेश उन उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेताओं को भी था जिनकी वजह से ऐसा लग रहा था बीच में कि मतभेद हैं योगी के चेहरे को लेकर? क्योंकि आज जमकर तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की। विप्लव जी। शुभ्रा जी, ये चुनाव से कहीं अधिक विकास का बिगुल, और विकास का बिगुल जो काशी से फूका गया है वो पूर्वांचल में ही पश्चिम से लेकर के ब्रज और बुंदेलखंड सारे रास्ते होकर के गुजरेगा, क्योंकि योगी सरकार 4 विकास के महामार्ग एक्सप्रेसवे बनवा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस और बुंदेलखंड एक्सप्रेस। तो विकास के इसको देखना चाहिए। इसने इस कोरोना काल में भी साबित किया है, सबसे अधिक कोविड की टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई, सबसे अधिक टीकाकरण उत्तर प्रदेश में किया है, और उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जिसकी WHO से लेकर के प्रधानमंत्री और नीति आयोग तक भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और अब तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी योगी मॉडल लागू होना चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश है जो आज नंबर 1 बनने के रास्ते पर है। यही वो उत्तर प्रदेश है जहां पर माफिया और गुंडों का राज था। हाँ, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन जहां तक कोरोना की हैंडलिंग को लेकर के तारीफ की है प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की, उस पर ओवैसी साहब ने पलटवार किया है विप्लव जी, और कहा है कि ये उन लोगों के साथ अन्याय है, मजाक उड़ाया गया है उन लोगों का जिन्होंने अपनों को खोया कोरोना काल में। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बीच में कोरोना के समय में जब काशी वासियों से डिजिटल संवाद किया था, उस समय उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की थी। तो यही लोग कह रहे थे कि पीएम ने आज अपने आप को फेल घोषित कर दिया। तो कुछ तो लोग कहेंगे इनका काम है कहना, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा काम है बस करना करना और करते जाना। जनता उसका परिणाम उस आशीर्वाद स्वरूप हमें देती रहती है। लेकिन ये लोग जो 3 पीढ़ियों से एक उसी हैदराबाद में टिके हुए हैं और वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पूरी सीट नहीं लड़ पाते। ठीक है, मैं उस चुनाव पर आऊंगी विप्लव जी, उस चुनाव पर मैं आऊंगी, क्योंकि पूछा यही जा रहा है कि पंचायत चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी को शुरुआती जो चुनाव हुए उसमें नुकसान हुआ, खासकर तो कि पूर्वांचल में, क्या इसी वजह से पूर्वांचल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है? मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सीधा रुख मैं संजय सिंह का कर लेती हूं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, संजीव सिंह साहब। संजीव सिंह साहब, प्रियंका गांधी भी बहुत ही एक्टिव हैं, कल से दौरा उनका लखनऊ का शुरू हो रहा है। प्रशांत किशोर को लेकर के बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि आप लोगों को प्रशांत किशोर का सहारा मिल सकता है, प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर तो है ही, वो रणनीतिकार तो हैं ही, लेकिन शामिल हो सकते हैं ये भी कहा जा रहा है। सवाल मेरा ये है कि आप लोगों की क्या रणनीति है बीजेपी को टक्कर देने के लिए? क्योंकि एक मुद्दा जो बार बार आप लोग लेकर चल रहे थे, मोदी बनाम योगी, वो तो आज खत्म हो गया, उस पर तो विराम लगा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने योगी जी की तारीफ करके। देखिए, यह स्पष्ट है कि आज प्रधानमंत्री जी जिस तरह से आए हैं कोरोना काल के लगभग 8 महीने के बाद, आज वो अपने कमियों को छिपाने के लिए आए। जिस तरह से वो कह रहे थे कि कोरोना काल में काशी अविरल विकास कर रही थी, लगता है कि प्रधानमंत्री जी भूल गए। प्रयागराज से लेकर के बनारस और बनारस से लेकर गाजीपुर बक्सर तक गंगा के जल में लाशें बह रही थी, ये विकास हो रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पे बुनकरों की समस्या पर नहीं बोलते। बढ़ती हुई महंगाई जहाँ हमारे किसानों की जो अभी धान की खेती होने वाली है उस पर असर डालेगी। तो ये तमाम तरीके से नरेंद्र मोदी जी अपनी जो असफलताएं हैं उस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे थे।
जहां तक आपने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि 2022 के चुनाव की उन्होंने एक तरह से आज पृष्ठभूमि तैयार की, लेकिन योगी आदित्यनाथ का बचाव करना उनके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा चलिए वो लेकर के योगी आदित्यनाथ को बचाने का काम कर रहे थे, तो ये आज उनकी मजबूरी है। आज यहां बनारस में आप जब तहरीकी विकास की बात, यहाँ के आध्यात्मिक जो कह लीजिए कि बाबा विश्वनाथ की जो यहाँ पे मंदिर है, पूरी दुनिया से जो है ये आस्था का संगम है, इसको जो पर्यटन स्थल बनाने का काम किया जा रहा है, काशी वापस का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी तीर्थ स्थल पर्यटन स्थल नहीं हो सकता। और बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ परिच्छेद को बर्बाद किया जा चुका है। गंगा के नाम पे जो बेटा 2014 में था कि मुझे बुलाया था, ये एक नया एंगल आप लेकर आए हैं कि काशी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, वो धार्मिक स्थल है। मैं आऊंगी इस पर, लेकिन चूंकि एक एक बार मैं चाहती हूँ कि सबको बोलने का मौका मिल जाए। ठीक है, एक एक बार मैं चाहती हूँ संजीव जी, ठीक है, एक एक बार मैं चाहती हूँ सबको बोलने का मौका मिले। नाहिद लारी खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनके पास जाती हूँ। नाहिद लारी खान जी, आज समाजवादी पार्टी ने जमीन पर उतरकर मैंने देखा कि संघर्ष करने की शुरुआत कर दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे, एक तरफ लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा था, वहां पर भी झड़प भी हुई पुलिस के साथ। लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर क्या ये संघर्ष जारी रहेगा और क्या ये बीजेपी के मिशन को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि आपसे भी मेरा वही सवाल है, पहले भी आपसे डिबेट्स में बात हुई है, योगी बनाम मोदी का जिक्र आप लोग छेड़ते हैं हमेशा, लेकिन आज कम से कम उस विवाद पर तो बीजेपी के भीतर लगाम लग गई है। शुक्ला जी, आप ये देखें कि जो मोदी जी आज आए हैं वाराणसी, वो जो है समाजवादी पार्टी की नकल में आए हैं। अब नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होता है। अब आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी ने बहुत दिन पूर्व घोषित कर दिया था कि 15 जुलाई को समाजवादी पार्टी जो है जनहित के मुद्दों को लेकर सड़कों पर जो है आंदोलन करेगी, ब्लॉक स्तर पर बड़े पैमानों पर आंदोलन करेगी, चाहे ये भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, गुंडई, माफिया राज और महिला उत्पीड़न, और जिस तरह से जो है बहन बेटियों की इज्जत आबरू लुट रही है, महंगाई चरम पर है, इन तरह के तमाम मुद्दों को लेकर हमारे तमाम आज लाखों लाख कार्यकर्ता और समर्थक और नेता जो है आज सड़कों पर जनहित के मुद्दों को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। किस तरह से जनमानस को सुविधा पहुंचाई जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मोदी जी और कंपनी जब माननीय अखिलेश यादव जी का और समाजवादी पार्टी का जो पूर्व घोषित प्रोग्राम था, उसको काउंटर करने के लिए अचानक मोदी जी एंड कंपनी ने जो है बनारस आने का एक प्रोग्राम बना लिया और वो आ भी गए। अब इस प्रोग्राम में जब वो आए तो करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए पंडाल में, तो मंच पर। वहीं आप देखिए कि वाहवाही लूट रहे, कहाँ मीडिया में वाहवाही बीजेपी लूट रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहाँ ब्लॉक लेवल तक। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये जो संघर्ष सड़क पर शुरू हुआ है, क्योंकि वैसे भी संघर्ष की पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी जाने जाती है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से जमीन पर कम ही देखा जा रहा था। ट्विटर पर आपके नेता ज्यादा सक्रिय रह रहे थे, लेकिन क्या ये संघर्ष चल पाएगा? ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन आसिफ सोहेल जी, मैं आपसे भी समझना चाहती हूँ कि पूर्वांचल के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, वहां पर सियासत बहुत महत्वपूर्ण है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का रास्ता पूर्वांचल से होकर ही जाता है अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करनी है। उस लिहाज से आज का दौरा मोदी जी का आप किस तरीके से देखते हैं? नावल की पूर्वांचल सारे उत्तर प्रदेश में भाजपा कमजोर हो चुकी, जनहित में कुछ नहीं किया, लोगों को तरक्की देने का काम किया। माँ गंगा नहीं भूलेगी, अपने अंदर कितने हजारों लाशों को लिया, कोरोना के टाइम पे लोग कितने दर्द में थे, तो आवाज उठाया, उन्हें जेल में डाला गया है, लोगों को पर्सनल एनकाउंटरों के नाम पे मारा गया है। कोई डेवलपमेंट था नावल की नौकरियों के लिए, खाली के खाने के लिए, भुखमरी के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए आज प्रधानमंत्री पूर्वांचल में आकर एक 15 करोड़ का एक पैकेज लेकर आके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहाँ थे जब गंगा में जब हजारों लाशें पड़ी थी, जब हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं मिलते तो लोगों को ऑक्सीजन का, लोगों को काम नहीं था। चलिए, खैर इसका फैसला तो जनता कर लेगी कि बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है या फिर वाकई जनता को कुछ सच्चाई नजर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के वादों में, परियोजनाओं में। इस पर मैं बात करूंगी और आगे आकर तमाम जो सवाल पूछे गए हैं बीजेपी से उनका जवाब जयराम विप्लव जी से लूंगी। लगातार मुस्कुरा रहे हैं विप्लव साहब, मैं आपको मौका जरूर दूंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे। आप रहिए हमारे साथ।
को-पावर्ड बाय policybazaar.com। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, असली मसाले सच सच MDH। भाटिया जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी लगी? स्वाद नहीं आया। स्वाद नहीं आया। वाह, अब आया स्वाद। बिल्कुल अब आया असली स्वाद। MDH चंकी चाट मसाला, लाइफ में असली स्वाद जगाए। असली मसाले सच सच MDH। फाइनली इतने दिनों बाद ना बाहर खेलने जा रही हूँ सेफली। और बाहर वाले डेंगू मलेरिया के मच्छरों से सोशल डिस्टेंसिंग का क्या? डोंट वरी, गुड नाइट फैब्रिक रोल ऑन। कपड़ों पे 1 2 3 4, खुशबू भी मजेदार। नो मच्छर बाइटिंग के बाहर, हम निडर हैप्पी हर घर। पैसाबाजार.com पे मिलता है हर जरूरत के लिए लोन। 50+ लोन ऑप्शंस, लोएस्ट EMIs, झट से अप्रूवल, फट से पैसे अकाउंट में। देश का सवाल देख रहे हैं आप, और इस हिस्से की शुरुआत हम एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने बड़ा बयान दिया है। कांवड़ लेकर हरिद्वार ना आए, दूसरे राज्यों के लोग भी कांवड़ लेकर हरिद्वार ना आए, ये DGP ने कहा है। कांवड़ लेकर आने पर कार्रवाई होगी, अशोक कुमार ने कहा है। उत्तराखंड की सीमा पर RAF की तैनाती होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं। इस वर्ष कांवड़ मेले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है और हमें राज्य सरकार के इस निर्णय को लागू कराना है। इस हेतु हमने लोगों से अपील की है, आगे भी अपील करेंगे। साधु संतों ने भी अपील की है, उनसे भी करवाई जा रही है कि अपनी खुद की सुरक्षा हेतु और अन्य लोगों की सुरक्षा हेतु, क्योंकि कांवड़ में लाखों लोग आते हैं, तो सभी लोगों से हमारी अपील है कि कृपया करके इस वर्ष हरिद्वार न आए। इसके बावजूद भी अगर लोग आते हैं तो हम बहुत कठोर कदम उठाएंगे और एनफोर्समेंट की तगड़ी कार्रवाई करेंगे। आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके हमने सभी अपने SPs के साथ बात कर ली है कि कहां से बॉर्डर पे कितनी फोर्स तैनात हो। और आइए फिर से एक बार अपनी डिबेट पर हम वापस लौटते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम पार्टियां आगे आने वाले चुनाव की तैयारी किस तरीके से कर रही है, और आज PM के वाराणसी दौरे का संदेश क्या है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और सीधा रुख मैं जयराम विप्लव जी आपका करना चाहती हूं। ब्रेक से पहले जो चर्चा हुई उसमें बीजेपी पर आपके ऊपर बहुत सारे सवाल दागे गए हैं, आरोप लगाए गए हैं आपकी विपक्षी पार्टियों की तरफ से, उनका जवाब आप दीजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि पूर्वांचल के मद्देनजर अगर देखा जाए 2017 में 115 सीटें 169 में से बीजेपी को मिली थी, लेकिन 2012 में सिर्फ 17 सीटें मिली थी। अब पंचायत चुनाव के बाद क्या आप लोगों को ये लगने लगा है कि यहाँ पर जो आधार है वो खिसक रहा है कहीं ना कहीं, और इसीलिए पूरा फोकस पूर्वांचल पर दिखाई दे रहा है? खुद प्रधानमंत्री पहुंचे यहाँ से आगाज करने के लिए। शुभ्रा जी, मैं पंचायत चुनाव वाले विषय पर सबसे पहले आपको उत्तर देता हूँ, फिर मैं विपक्ष के साथियों को भी जवाब दूंगा। देखिए, पंचायत के चुनाव में अभी हमने देखा जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव हुए, जो पार्टी की ओर से घोषित उम्मीदवार थे 75 में से 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और BDC के भी चुनाव के परिणाम आप सबके सामने है। इसके बावजूद अगर दावे ठोकने हैं तो ठोकता रहे, विपक्ष दिवा स्वप्न देखे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। दूसरी चीज कि जब कोई आरोप लगाता है तो आरोप लगाने वाले को अपने दौर को याद करना चाहिए, अपने रिपोर्ट कार्ड से और हमारे आज के वर्तमान सरकार के रिपोर्ट कार्ड से थोड़ी तुलना करनी चाहिए। 2012 में यही अखिलेश जी की सरकार थी और नवंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जिन आतंकियों को आप छोड़ना चाहते हैं, क्या कल को आप इन्हें पद्म भूषण भी देंगे? और वो 2 आतंकवादी थे जो 2006 में मुलायम जी के इलाज में इसी काशी में सीरियस ब्लास्ट के आरोपी थे। तो ये तो इनके अपराधियों के संरक्षण, आतंकवादियों के संरक्षण और साठगांठ की कहानी है। और अभी मुख्तार अंसारी को लेकर के कांग्रेस पार्टी का क्या साठगांठ था पंजाब में, ये पूरी दुनिया ने देखा। अब मैं बता दूं कि योगी जी की क्या साठगांठ है, वो भी आप सुन लीजिए। 129 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए, 2800 से अधिक अपराधी घायल हुए हैं, 39,000 अपराधी गैंगस्टर एक्ट में अंदर है, 523 अपराधियों पर NSA लगा है। ये है हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जहां अपराध
यही जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं और इसकी बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी की है, इसी से मैं चर्चा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और आसिफ सोहेल जी का रुख करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके नाहिद जी आपके पास और संजीव जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन आसिफ सोहेल जी, एक सेकेंड, आसिफ सोहेल जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं है बल्कि रूल ऑफ गन है। यहाँ पर विप्लव जी भी उसे नकार रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब जाकर स्थिति सुधरी है, माफिया राज नहीं है योगी जी के शासनकाल में और आतंकवाद भी कम हो गया है। देखिए आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। जवाब दीजिए। उन्हें बता दिया गया है 7,500 के ऊपर के लोगों को मारा गया है के नाम पे। देखिए जब जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे थोड़ा सा, और आपने देखा होगा कई लोगों को जाकर कई आवाज उठाते हैं भाजपा सरकार के खिलाफ, उन्हें कई सीवियर केसेस में वो लोग ऊपर आ जाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट में जो रूल ऑफ लॉ का इस्तेमाल किया है लोग के साथ नहीं है, उनको खत्म कर दिया जा रहा था। आप देख रहे हैं आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ लोग को काम चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए। यहाँ पे कोई मजहबी लड़ाई नहीं चाहते। नहीं तो आप लोग कहाँ रोटी मकान की बात कर रहे हैं? आप तो जनसंख्या नीति की बात कर रहे हैं। क्या आज जो ओवैसी साहब का बयान है उससे ये स्पष्ट समझा जाए कि आप इसी नीति पर आगे बढ़ने वाले हैं, इसी दिशा में जनसंख्या नीति को निशाना बनाने वाले हैं, बाकी जमीनी हकीकत, जमीनी जो परेशानियां हैं जनता की, उससे आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं तो वही जनता की तो परेशानी, जनहित में क्या हो रहा है? आप ये एक पुलिस एक्ट निकाल कर क्या करने वाले? अहम मुद्दे जो है वो उसको आप आगे बढ़ाइए ना, तालीम के लिए आगे बढ़ाइए, लोगों को रोजगार के लिए आगे बढ़िए। अहम मुद्दा क्या है? मेडिकल सिस्टम आपका टोटल फेलियर था कोरोना काल के अंदर, टोटल फेलियर हुआ है आपका। हजारों के लाशें आपको गंगा के तट पर दिखाई पड़ी है। जो लोग आवाज उठाए ऑक्सीजन और बेड के लिए, उनको जेलों में बंद करा। आप अहम मुद्दा जो है जनहित में क्या है वो चीज को पहले आप समझिए। हाँ। उसको इसीलिए तो पूर्वांचल में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। मैं आऊंगी विप्लव जी आपके पास, अब जवाब दीजिएगा। मैं आऊंगी विप्लव जी, ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नीति इसलिए लाई जा रही है ताकि मुद्दे से भटकाया जा सके। मैं आऊंगी आपके पास, बोलने का मौका दूंगी। लेकिन लारी जी, नाहिद लारी जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, मैं उनका रुख जरा करना चाहती हूँ। नाहिद लारी जी, अगर प्रधानमंत्री मोदी ने माफिया राज का जिक्र किया है तो आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि उनका जो निशाना है वो पिछली सरकार की तरफ, सपा सरकार की तरफ था और कहा है कि इस बार योगी जी के शासनकाल में आतंकवाद भी कम हो गया है और माफिया राज पर लगाम लग गई है। सीधा निशाना समाजवादी पार्टी पर। शुभ्रा जी, मैं तो मोदी जी से कहना चाहूंगी, मोदी जी, ओ मोदी जी, मोदी जी, ओ मोदी जी, ये कैसी गलत बयानी आप कर रहे हैं? योगी जी की तारीफों में पुल बांध रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया है, जबकि आप ये समझे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहा है। अब इससे बड़ा तमगा तो उत्तर प्रदेश के लिए कुछ और हो नहीं सकता ना। ये पिछली सरकारों के लिए जंगल राज का तमगा नहीं दिया, ये योगी सरकार के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का तमगा दिया है। और माननीय मोदी जी को समझना चाहिए कि वो मिस्टर मोदी नहीं है, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो एक संवैधानिक पद पर है। उनको कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो है इस तरह से अवमानना नहीं करनी चाहिए। जबकि आप देखिए कि परसों ही, अभी आगरा में परसों ही एक डॉक्टर का अपहरण हो गया और अभी 6 दिन पहले लखीमपुर में किस तरह से पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण किया गया भाजपा के गुंडों द्वारा। पुलिस ने पकड़ भी लिया और पुलिस का पूरा थाना हमने सस्पेंड कर दिया। तो आप तो ज्ञान मत दीजिए कम से कम। जी ठीक है विप्लव जी, आपकी बात आ गई। मैं एक बार बता देती हूँ, एक सेकंड। विप्लव जी आपकी बात आ गई। लारी जी वो कह रहे हैं कि आप जिस घटना का जिक्र कर रही हैं उसमें कार्रवाई हुई है, पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। लारी जी, ये सब लीपापुर की कार्रवाई है, उसमें बेसिकली भाजपा के गुंडे इन्वॉल्व हैं। आखिर किसके तार जुड़े हैं कि लखीमपुर खीरी से एक जो है कैबिनेट मंत्री बनते हैं केंद्र में और कैबिनेट मंत्री के बनने के 15 घंटे के अंदर वहां पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चीरहरण हो जाता है, ये सबको मालूम है। और किस तरह से इटावा में एसपी सिटी का जो है बयान आया कि उनको भाजपा के गुंडों, जिला अध्यक्ष और विधायकों ने थप्पड़ मारा और किस तरह से इटावा में और सीतापुर में भाजपा के गुंडों ने बम फोड़ा और गजब हो गया। आज तो गजब ही हो गया। जैसे ही मोदी जी के चरण बनारस में पड़े वैसे ही। ठीक है, आप जिस हिंसा का जिक्र कर रही हैं वो सवाल लेकर मैं जाऊंगी। आप जिस हिंसा का जिक्र कर रही हैं वो सवाल लेकर मैं विप्लव जी के पास जाऊंगी। लेकिन संजीव सिंह का जरा रुक करने दीजिए मुझे। आती हूँ विप्लव जी, एक बार बात हो जाए, फिर मैं आपके पास ही आ रही हूँ। संजीव सिंह जी,
मैं बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का बयान सुन रही थी। कोई कह रहा है कि अब आपको प्रशांत किशोर के सहारे की जरूरत है, अब नैया पार करवाने के लिए प्रशांत किशोर आने वाले हैं क्या। और नेता ये भी कह रहे हैं, एक सांसद साहब तो कह रहे थे कि प्रियंका गांधी अब यहाँ पर चक्कर लगा रही हैं लखनऊ के, लेकिन बहुत देर हो चुकी है, जब करना चाहिए था कांग्रेस को तब नहीं कर रही थी, बहुत देर हो चुकी है। जमीन तलाश रहे हैं आप लोग, मिल पाएगी कि नहीं? और आपके सवाल का जवाब जी। पहली बात की जिस भ्रष्टाचार की बात आप कर रही है, जो पार्टी धर्म के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे राजनीति करती है, नजूल की जमीन को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, जो कि पूर्व वहां के मंडल आयुक्त जेपी सिंह ने उसकी चर्चा की थी, कुछ दिन पहले समाचार में था। बनारस में जहां मैंने कहा कि एक बेटा जो कहता था कि मां गंगा के लिए आया हूं, आप कहते हैं कि सपूत है तो मां गंगा जो बीमार थी उनके सीने में चीरते हुए मोदी गंगा बहाने का काम किया। हम सब तो आज तक जानते थे कि भगीरथ गंगा इधर की थी। और जिस तरह से आपने कहा कि गुंडा राज, अभी आपने पंचायत चुनाव में देखा कि इटावा का एसपी रो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे थप्पड़ से मारे। और आज की घटना है कि लखनऊ में पुलिस चौकी में घुसकर दरोगा को मारा गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी में। और जहां पर ये सुशासन की बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा कि नारी का चीरहरण पे किया गया लखीमपुर। तो मुझे लगता है, एक तरफ कह रहे थे कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता की मुख्तार अंसारी के नाम 2016 में यहाँ पे एमएलसी का चुनाव हुआ था, जिसमें 3 जिले के सांसद, एमएलए और सभासद वोट करते थे, भदोही, बनारस और चंदौली। आपको जानते ताकि कुछ समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे थे, यहाँ के सांसद हमारे प्रधानमंत्री जी थे, और वीरेंद्र मस्त हमारे भदोही के सांसद थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती। जरायाम की दुनिया का आया व्यक्ति जो मुख्तार अंसारी का चिर प्रतिद्वंदी था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद भेजने का काम किया, और जिसका भतीजा आज आप मुझे जवाब लेने दीजिए, आप मुझे जवाब लेने दीजिए विप्लव जी से। ठीक है, ये क्या बात करिए गुंडा राज पे, इसलिए क्या कहा कोरोना को लेकर के ठीक है, वैक्सीन नहीं मिलेगी, ये सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के समाचार उठा कर देख लीजिए, किसी भी जिले में लोग जाते हैं 3-3 घंटे 4-4 घंटे करीब रहते हैं, लेकिन वैक्सीन नहीं मिलती। तो भारतीय जनता पार्टी आज भ्रष्टाचार में। 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल विप्लव जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके ऊपर उठ रहे हैं, जिसका जिक्र चूंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है, इसलिए फिर से वो सवाल। आपने पीके की बात, ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, पीके की बात की, आप जवाब ले लीजिए, दे दीजिए संजीव जी, फिर मैं जाऊंगी विप्लव जी के पास। पीके की बात की मैंने, बताइए क्या आ रहे हैं आपकी पार्टी में? क्या वो सहारा देने आ रहे हैं कांग्रेस को जमीन तलाशने के लिए? हाँ, खैर आपकी जानकारी में नहीं होगा अभी, वो तो ऊपर आला कमान डिसीजन लेगा ना। चलिए मैं विप्लव जी के पास सीधा आ जाती हूँ। विप्लव जी, 2 बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं जिस पर आपके विपक्षी आपको घेर रहे हैं। एक तो कोरोना मैनेजमेंट, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, योगी जी की खूब तारीफ की है, लेकिन पूछा यह जा रहा है कि जिस तरीके से मौतें हुई उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर में, वो क्या कोई भूल सकता है गंगा नदी में जैसे शव तैर रहे थे? और दूसरा, जो पंचायत चुनाव में हिंसा हुई है उसको लेकर के पूछा जा रहा है कि कहां है लॉ एंड ऑर्डर? जवाब दीजिए। शुभ्रा जी, देश और दुनिया में कोरोना से जितनी भी मौतें हुई हैं वो सब हमारे लोगों की ही मौतें हुई है। हम सब लोग उससे जुड़े हुए हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता और न ही कोई इससे भाग सकता है कि ऐसा नहीं हुआ था, ये तथ्य है। लेकिन उन तथ्यों के बीच में जिस प्रकार से भारत ने अपने आप को संभाला है, लंबे समय से जिस प्रकार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति थी, उस परिस्थिति में भी भारत ने अपने आप को खड़ा किया। प्रधानमंत्री जी और दुनिया के माध्यम से, सारे चैनलों के माध्यम से आप सबने देखा, जिस भारत में एक मास्क नहीं बनता था, जिस भारत में वेंटिलेटर की क्या स्थिति थी, आईसीयू बेड्स की क्या स्थिति, इस स्थिति से हमने एक तो कोरोना से उस समय लड़ाई भी लड़ी और आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार किया है। आज केवल बनारस की बात करें, काशी की बात करें, 14 ऑक्सीजन यूनिट वहां लगे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में आईसीयू यूनिट, ऑक्सीजन प्लांट और कब लगे हैं? सब लोग मरने के बाद, लोग हजारों की तादाद में मर चुके हैं, उसके बाद लगा रहे हैं आप यूनिट। नाहिद जी आप जवाब दीजिए, नाहिद जी आप जवाब दीजिए, वक्त बहुत कम बचा है मेरे पास। नाहिद जी,
नाहिद जी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा न सिर्फ काशी पहले डगमगाया मामला, लेकिन फिर काशी भी संभली, उत्तर प्रदेश भी संभला, देश भी संभला और कोरोना से हम मुकाबला कर रहे हैं। सरकार सफलता के साथ काम कर रही है। नाहिद जी जल्दी से, नाहिद जी ठीक है, नाहिद जी ठीक है। विप्लव जी एक सेकंड, विप्लव जी आपकी बात आ गई, विप्लव जी एक सेकंड आपकी बात आ गई। नाहिद जी को बात रखने दीजिए। विप्लव जी एक सेकंड आपकी बात आ गई। विप्लव जी को एक सेकंड, विप्लव जी एक सेकंड। नाहिद जी अपनी बात रखिए, वक्त बहुत कम है। मुझे आपका क्वेश्चन भी नहीं सुनाई दिया। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी जी की राजनीतिक धरती तो खिसक चुकी है और काशी जहाँ उनका संसदीय क्षेत्र, वहीं से पूरी उनकी राजनीतिक धरती खिसक चुकी है। 4 महीने पहले 2 सीटों पे एमएलसी चुनाव हुए, अनेकों यूनिवर्सिटीज में छात्र संघ चुनाव हुए, अभी जो पंचायत सदस्य चुनाव हुए, सब में जो है भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ, डब्बा गोल हुआ। जो जनता है, चाहे नौजवान हो, चाहे पढ़े लिखे शिक्षित लोग हो, चाहे गांव की जनता हो, सबने अपना आशीर्वाद समर्थन। ठीक है, सवाल तमाम है, लेकिन सरकार का, केंद्र सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में भी काम हुआ है, पहले से स्थिति सुधरी है और कोरोना मैनेजमेंट भी अच्छे से किया है योगी जी ने। ये आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है, इसके अपने मायने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कई प्लेयर्स हैं और देखना होगा कि कैसे ये तैयारी आगे बढ़ती है और कैसे समीकरण बदलते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर, बने रहिए।